बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रूप संरचना के बारे में। तो रूप संरचना क्या होती है? पिछले वीडियो में मैंने आपको शब्द रचना के बारे में बताया था, यानी कि शब्दों का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो इसके अंतर्गत हमने उपसर्ग, प्रत्यय और समास इनके बारे में पढ़ा। आज हम रूप संरचना के अंतर्गत यानी कि शब्दों का निर्माण जो है वो किन किन आधार पर होता है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो देखिए, रूप रचना के अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे, तो लिंग, वचन, कारक, इन सब के आधार पर शब्द जो है, या कह ले कि शब्द नहीं, वाक्य। तो कोई भी वाक्य कैसे बनता है? जैसे हम कभी भी कोई वाक्य बनाते हैं, शब्द लिखे जाते हैं, तो पूरा का पूरा जो वो वाक्य बनता है तो अलग अलग चीज़ों को मिला के बनता है। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ उसमें आ गया और वो पूरा वाक्य बन गया। तो उन शब्दों को जब आपस में जोड़ा जाता है तो उसमें कहते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, तो ये सारी चीज़ें जब आपस में मिलती है तो क्या बनाती है? वाक्य बनाती है। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं और फिर मैं आपको बताती चली जाती हूँ। तो ध्वनियों के योग से शब्द या पद बनते हैं और शब्दों के योग से वाक्य बनते हैं। तो ध्वनि के योग से क्या बनता है? पद या शब्द बनते हैं। वहीं पर जब शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है तो ये वाक्य बनते हैं। शब्द किसी भाषा की वह इकाई है जो स्वतंत्र रूप से अर्थ का वहन करती है। तो उदाहरण के लिए पुस्तक, मेज, शब्दों के स्वतंत्र अर्थ है, यानी इनका हम अलग से अर्थ निकाल सकते हैं कि पुस्तक का अर्थ क्या होता है, मेज का अर्थ क्या होता है। तो इनके स्वतंत्र अर्थ है। जब इन्हें आपस में मिलाया जाता है तो ये वाक्य बनते हैं। लेकिन केवल शब्दों का योग वाक्य नहीं होता है। जब शब्दों में वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो शब्दों को जब वाक्य में हम बदलते हैं तो कुछ इसमें व्याकरण परिवर्तन भी किए जाते हैं, जिसमें संप्रेषणीय वाक्य की रचना होती है। इन परिवर्तनों के बाद शब्द पद में बदल जाते हैं। तो क्या है, इसमें व्याकरण की जब चीज़ें समाहित की जाती है तो ये वाक्य बनते हैं। तो अब बात करेंगे रूप संरचना और कौन कौन से व्याकरण की चीज़ें जो है इसमें हम मिलाते हैं। तो शब्दों से जब शब्द रूपों यानी कि पदों का निर्माण किया जाता है तो शब्द में शाब्दिक अर्थ के साथ साथ कुछ व्याकरण की सूचनाएं भी जुड़ जाती है। ये सूचनाएं कोटियों, लिंग, वचन, पुरुष, काल, पक्ष, वृत्ति आदि से संबंधित होती है। तो इसमें क्या क्या जोड़ा जाता है? ये सारी चीज़ें जोड़ी जाती है। शब्द के मूल रूप में भी इनसे संबंधित कुछ सूचनाएं रहती है, किंतु वाक्य में प्रयोग होने पर उनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हो जाता है। अतः रूप साधन शब्दों में व्याकरणिक सूचनाओं के अनुरूप परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे रूप संरचना में रूप साधन हेतु विभिन्न प्रकार के शब्दों के साथ लगने वाले प्रत्ययों का अध्ययन करने पूर्व व्याकरण कोटियों का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, अब यहाँ पे वाक्य देख सकते हैं, बच्चा खाना खाता है, बच्चे खाना खाते हैं, दो वाक्य दिए गए हैं। तो यहाँ वाक्य में बच्चा और बच्चे शब्द जो है दिया गया है। ठीक है, बच्चा क्या है? कोशीय शब्द के दो रूप हैं, यानी यहाँ पर दोनों ही शब्दों के अलग अलग वाक्य में जो है बच्चा शब्द प्रयोग हुआ है और इनके अलग अलग रूप हैं। इन शब्द के साथ लिंग वचन संबंधी सूचनाएं मिलती है। बच्चा शब्द एक वचन है, पुल्लिंग है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बच्चा शब्द की जब बात की जा रही है तो बच्चा शब्द क्या है? बच्चा खाना खाता है, तो बच्चा शब्द क्या है? एक वचन है, पुल्लिंग है। लेकिन वहीं पे जब हम बच्चे बोल रहे हैं तो ये क्या है? बहुवचन है और पुल्लिंग है। तो इस प्रकार क्रिया, विशेषण आदि जो विकारी शब्द वर्गों के शब्दों का प्रयोग ही वाक्य में प्रयोग होने पर
उनके साथ व्याकरण कोटियों की सूचनाएं भी आ जाती है। तो उनके साथ जब हमें पता चलेगा कि बच्चा तो शब्द लिया गया है, लेकिन उनके साथ जो है शब्द कई सारी व्याकरण की चीज़ें भी साथ में आ गई है जो उनके अर्थ को प्रकट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लिंग की। लिंग क्या होता है? तो प्राणियों की वह प्रकृति जिसमें नर या मादा होने का बोध होता है, तो हम प्राकृतिक लिंग है, यानी उसको जो है हम लिंग कहते हैं, जिससे हमें पता चले कि ये पुरुष है और ये स्त्री है। भाषा में इसका बोधन व्याकरण लिंग यानी कि जेंडर के रूप में होता है। लेकिन मूल रूप से अगर बात करें तो लिंग जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, पुरुष, स्त्री और अन्य। और इस आधार पर जो है 3 प्रकार के लिंग बताए गए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो ये 3 प्रकार के लिंग जो है आप पढ़ते हैं। हाल ही में जब हिंदी है उसमें 2 ही लिंग रह गए हैं, किंतु इन चारों लिंगों का सभी भाषाओं में पाया जाना आवश्यक नहीं है। यहाँ पे हमने 3 पढ़ा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनमें पुरुष और स्त्री दोनों प्रकार के लिंगों का पता चलता हो, उसको हम उभय लिंग कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के लिंग जो है पाए जाते हैं, लेकिन सभी भाषाओं में ऐसा नहीं है। सभी भाषाएं अपनी अपनी प्रकृति और समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुरूप लिंगों का बोध कराती है। तो हिंदी में जो है वो 2 ही लिंग पाए जाते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यानी कि नर और मादा के अलावा अन्य किसी प्रकार के सभी शब्दों को इन्हीं 2 लिंगों में भेद करके देखा जा सकता है। और हिंदी में लिंग के आधार पर संज्ञा, विशेषण और क्रिया के रूप भी प्रभावित होते हैं, जिनके बारे में आगे देखेंगे। तो लिंग के बाद हम पढ़ेंगे वचन के बारे में। तो वचन क्या है? तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द द्वारा होने वाला उसकी संख्या का बोध वचन यानी कि नंबर कहलाता है। अधिकांश भाषाओं में वचन का विभाजन एक और अनेक 2 रूपों में जो है किया जाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वचन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो हिंदी में भी यही स्थिति पाई जाती है। वचन कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में? 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे कि लड़का, लड़के, बच्चा, बच्चे। तो यहाँ पे एक वचन पता चल रहा है कि एक बच्चा है, और बच्चे जब हम बोल रहे हैं तो मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। यद्यपि संस्कृत जैसी भाषाओं में द्विवचन भी प्राप्त होता है, किंतु यहाँ पे हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो इसमें केवल 2 वचन हैं। वचन के आधार पर भी हिंदी में संज्ञा, विशेषण और क्रिया के रूप जो है प्रभावित होते हैं। हिंदी में संज्ञा शब्दों की रूप रचना को वचन के साथ साथ प्रसर्ग भी प्रभावित करते हैं। तो वचन के बाद जो तीसरी चीज़ आती है वो है पुरुष। पुरुष यानी प्रथम। तो पुरुष द्वारा यह ज्ञात होता है कि भाषिक उक्ति वक्ता के संबंध में है या श्रोता से या किसी अन्य से। तो आपने 3 पढ़े होंगे, उत्तम पुरुष यानी प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहाँ उन्हीं के बारे में बात हो रही है। तो व्याकरण कोटि शब्द वर्गों में मुख्यतः सर्वनाम से संबंधित होती है। सभी संज्ञा शब्द सदैव अन्य पुरुष में होते हैं। पुरुष के जो है वो कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार के हैं, उत्तम पुरुष यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी सर्वनाम तीनों पुरुषों में एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में पाए जाते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, लोग, वह आदि, ठीक है। अगला जो रूप रचना के अंतर्गत आता है वो है कारक। अब कारक क्या है? कारक संबंध है जो वाक्य की मुख्य क्रिया को वाक्य में आए संज्ञा पदबंधों से जोड़ता है। यानी कि कोई भी चीज़ जो है, लड़का खाना खा रहा है, तो वहाँ पे क्या है, या पेड़ से फल गिर रहे हैं। तो यहाँ पे जो से आया, यहाँ जैसे मैंने बताया कि पेड़ से फल, तो ये जो से शब्द आया वो क्या है? कारक है। पेड़ क्या हो गया? संज्ञा हो गया, ठीक है। तो यहाँ यही बताया गया है कि कारक को व्यक्त करने के लिए भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रत्यय, शब्द आदि प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में इन कारक संबंधों की अभिव्यक्ति परसर्गों के माध्यम से होती है। संस्कृत में विभक्तियों द्वारा कारकों की अभिव्यक्ति होती थी। इसी कारण कुछ व्याकरणों द्वारा परसर्गों को विभक्ति नाम दे दिया गया।
संज्ञाओं के साथ परसर्ग अलग लिखे जाते हैं और सर्वनामों के साथ जोड़कर, किंतु परसर्गों का प्रयोग होने पर संज्ञाओं के रूप भी बदलते हैं। जैसे लड़का का बहुवचन रूप क्या होगा, लड़के, और लेकिन जब परसर्ग उसमें लग जाता है तो वो क्या हो जाएगा, लड़कों। ठीक है। इसके बाद जो अगली चीज़ की हम बात करेंगे वो है काल। काल का क्या होता है, तो किसी भाषिक अभिव्यक्ति द्वारा उसमें घटित कार्य व्यापार के समय दी जाने वाली सूचना काल कहलाती है, यानी किस समय वो काम हो रहा है ये काल कहलाता है। तो विभिन्न भाषाओं में कालों की संख्या अलग अलग हो सकती है। तो हिंदी में भी अगर काल की बात करें तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। तो मुख्य हम कितने काल पाते हैं, 3 प्रकार के काल पाते हैं, और इसका संबंध जो है वो क्रिया से होता है। तो काल के आधार पर हिंदी में केवल क्रियाओं के रूप ही प्रभावित होते हैं, और इसका प्रभाव जो है मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, यानी ये काल का प्रभाव जो है मुख्य क्रिया पर और सहायक क्रिया दोनों पर पड़ता है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे पक्ष की। तो पक्ष क्या है, किसी काल विशेष में घटित होने वाली घटना के घटित होने की अवस्था का बोध कराने वाली व्याकरण कोटि पक्ष कहलाती है। पक्ष और काल जो है वो लगभग एक दूसरे से जुड़े ही रहते हैं। काल का संबंध क्रिया के व्यापार के समय को सुनिश्चित करना होता है, तो पक्ष का संबंध उस समय विशेष में जो घटना हो रही है उसकी अवस्था से संबंधित है। तो ये जो पक्ष होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, पूर्ण और अपूर्ण। तो अब आपको यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या क्या तैयारी करूँ। तो देखिए प्रश्न मैं अलग से कराऊंगी, बाकी जो ये कितने प्रकार के होते हैं, ये खुद क्या होते हैं, तो यहाँ पे ये 2 चीज़ें याद कर लीजिए। तो अपूर्ण पक्ष के कुछ उप प्रकार भी किए गए, जैसे स्थित्यात्मक, नित्य और सातत्य। इसके बाद हम बात करेंगे वृद्धि की। अब वृद्धि क्या होता है, तो विभिन्न भाषाओं में कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनसे वे सूचनाएं या क्रिया व्यापार अभिव्यक्त होते हैं जो बाह्य संसार में घटित ही नहीं हुए रहते हैं। उन्हें वक्ता द्वारा विभिन्न प्रकार के कारणों से केवल अभिव्यक्त किया जाता है। इसे वक्ता की इच्छा हो सकती है, यानी कि वृद्धि क्या है, मूड कि क्या मूड है। जैसे मैं जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जाने का व्यापार जो है घटित नहीं हो रहा, केवल वक्ता की इच्छा हो रही है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मैं जाना चाहता हूँ, कि उसकी इच्छा क्या है कि वह जाए। तो यहाँ पे जाना जो मतलब कर्म है, उसका काम है, उसकी तरफ इशारा नहीं हो रहा, ये बस उसकी इच्छा जाहिर हो रही है। तो इस प्रकार से आज्ञा, निवेदन, सलाह और विवशता, ये सभी वाक्य जो है वृत्ति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे वाच्य के बारे में। वाच्य क्या होते हैं, तो वाच्य एक स्तरीय व्यवस्था है जो क्रिया और वाक्य में उसके अन्वितिकर्ता के बीच संबंध को निरूपित करता है। कर्ता और कर्म क्रिया से सीधे सीधे जुड़े होते हैं और उसके रूप को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, अतः क्रिया का रूप कर्ता के आधार पर निर्मित होता है या कर्म के आधार पर, दोनों से नहीं। तो वाच्य जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसके तीनों रूपों को याद कर लीजिए कि वाच्य क्या है और वाच्य के कितने प्रकार हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये पढ़ा कि रूपों के अंतर्गत जो है वो क्या आता है। रूप संरचना के अंतर्गत आपने क्या पढ़ा, लिंग, वचन, कारक, पक्ष, ये सारी चीज़ें जो है आपने इसके अंतर्गत पढ़ी। अब बात हम करेंगे संज्ञा शब्दों की रूप संरचना, यानी इसके आधार पर, संज्ञा के आधार पर शब्द कैसे बनते हैं। अब सबसे पहले बात करें संज्ञा क्या होती है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, ये सभी हमें क्या दर्शाते हैं, ये सब क्या है, संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा जो है वो कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो रूप संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं किसी नाम की होती है और इसका किसी व्याकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, व्याकरण कोटियों का। यानी कि अगर बात करें, देखिए राम जाता है या राम खाता है,
तो इसमें तो राम के बारे में हो रहा है, तो इसकी जो व्याकरण कोटि है यानी इसमें लिंग वचन कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जातिवाचक और भाववाचक। अब देखिए जातिवाचक भी दो प्रकार के लिए जाते हैं, एक समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक। तो 5 प्रकार की मुख्य संज्ञा कितनी होती है? 3 प्रकार की। और टोटल संज्ञा की बात करूँ मैं, टोटल कितनी होती है? तो टोटल 5 होती है। ठीक है, आजकल जो आप पढ़ते हैं मैं उसके अनुसार बता रही हूँ कि कुल 5 होती है। लेकिन अगर मैं अकेले संज्ञा की बात करूँ कि कितनी होती है, तो वो 3 ही प्रकार की होती है। ठीक है, तो जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं की रूप संरचना देखी जाती है। इनमें भी 2 प्रकार के शब्द पाए जाते हैं, विकारी और अविकारी। अब ये क्या होते हैं? तो विकारी से तात्पर्य उन शब्दों से जिनके रूप में परिवर्तन होता है, और अविकारी जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चावल अविकारी है, जबकि सब्जी जो है वो विकारी है। तो यहाँ पे आप उदाहरण जो है वो देख सकते हैं कि चावल पक रहा है, ये क्या है? एक वचन है। सब्जी पक रही है, यहाँ भी एक वचन है। पूरा बाजार चावल से भरा पड़ा है, तो यहाँ पूरे बाजार की बात हो रही है कि पूरे बाजार में चावल है, तो क्या हो गया? बहुवचन। पूरा बाजार सब्जियों से भरा है, तो क्या हो गया? यहाँ पे बहुवचन हो गया। तो मुख्यतः वचन और उनकी परसर्गीय स्थिति के आधार पर जो है संज्ञाओं का रूप निर्माण होता है। और वचन की दृष्टि से जो है 2 रूप होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन परसर्गीय स्थिति पे अगर मान लीजिए, देखिए संज्ञा की यहाँ बात हो रही है, तो संज्ञा जो है वचन के अनुसार देखेंगे तो संज्ञा क्या है? एक वचन और बहुवचन के आधार पर होता है। ठीक है, लेकिन अगर परसर्गीय आधार पर देखते हैं तो ये प्रत्यक्ष और तिर्यक रूप में पाया जाता है। प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट, और जिसमें कोई परसर्ग नहीं आया हो, और तिर्यक जिसमें परसर्ग आया हो। ठीक है, तो हम 2 प्रकार से संज्ञाओं का रूप देखते हैं। अब इन चारों को एक दूसरे के साथ मिला देने पर 4 रूप हो जाते हैं, एक वचन प्रत्यक्ष, एक वचन तिर्यक, बहुवचन प्रत्यक्ष, बहुवचन तिर्यक। अब जैसे यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं, वह लड़का घर जा रहा है, उस लड़के को बुलाओ, यहाँ लड़के खेल रहे हैं, यहाँ लड़कों को खेलने दो। अब यहाँ पे 4 रूप जो है आपने देखे, तो लड़का, लड़के, लड़के और लड़कों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे दूसरे और तीसरे में अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे क्या प्रयुक्त हुआ है? लड़के शब्द जो है यहाँ पे प्रयुक्त हुए हैं, लेकिन इनका प्रयोग जो है अलग अलग सूचना के लिए हुआ है। यानी लड़के को बुलाओ, यानी उस लड़के को बुलाओ, एक वचन है। लड़के खेल रहे हैं, यानी बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो बहुवचन हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं लड़का क्या है? एक वचन प्रत्यक्ष है। यानी कि अगर यहाँ बात की जाए लड़का घर जा रहा है, तो अकेले लड़के की बात हो रही है, तो प्रत्यक्ष उस लड़के के बारे में बात हो रही है। उस लड़के को बुलाओ, तो यहाँ भी प्रत्यक्ष की बात हो रही है, एक वचन परसर्गीय। फिर उसके बाद जो है लड़के खेल रहे हैं, तो ये सारा हो गया। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, अब उसी चीज़ को यहाँ प्रदर्शित किया गया है, लड़का, लड़के, लड़के, लड़कों। ठीक है, तो एक वचन में क्या आया? लड़का और लड़के दोनों आया है। बहुवचन में लड़के और लड़कों दोनों आया है। ठीक है, तो ये जो है तिर्यक का रूप जो है प्रकट करता है। मेन अब आप ये सब मत ध्यान दीजिए, मैं आपको इतना नहीं ये सब चीज़ करा रही हूँ। तो देखिए अब बात करते हैं सर्वनाम शब्दों की रूप संरचना। सर्वनाम का किस प्रकार से होता है? तो संज्ञा शब्द के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, वह, ये सब क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम वाक्य में संज्ञा का ही प्रकार्य संपन्न करते हैं। उनका संदर्भ सदैव संज्ञा होता है जो श्रोता को ज्ञात होता है, अथवा ज्ञात न होने की स्थिति में श्रोता उसका संदर्भ में अनुमान लगाता है। वाक्य स्तर पर विवेचन की दृष्टि से सर्वनामों को संज्ञा पदबंध के अंदर ही रखा जाता है। सामान्यतः किसी भी भाषा में सर्वनामों की संख्या जो है वो सीमित होती है। हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है? तो 7 है। यह देख सकते हैं निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। तो यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार के सर्वनाम जो है पाए जाते हैं। तो सबसे पहला पुरुष सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? तो इसके अंतर्गत मैं, हम, तू, तुम, आप,
ये सारे जो है इसके अंतर्गत आते हैं। वहीं पे निजवाचक, फिर संबंधवाचक, निजवाचक अपना, खुद, संबंधवाचक जो, प्रश्नवाचक क्या, कौन, निश्चयवाचक सर्वनाम यह वह, अनिश्चयवाचक कोई कुछ, ये सारे जो है सर्वनाम के रूप हैं। तो यहाँ पे मैं बस ये बता रही हूँ कि इस टॉपिक के अंतर्गत जो है क्या चीज़ें आती है, ठीक है। फिर इसके बाद विशेषण आता है रूप संरचना के अंतर्गत। तो विशेषण के अंतर्गत, तो विशेषण क्या है? विशेषता, जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताए वो क्या हो गया? विशेषण हो गया। और इसके भी दो भेद हैं, मूल और व्युत्पन्न। तो अब विशेषण कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो ये जो है विशेषण के प्रकार हैं, ठीक है। और विशेषण को भी दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, विकारी और अविकारी, ठीक है। तो बस आप इनके रूप याद रख लीजिए कि रूप रचना के अंतर्गत क्या आता है और वो चीज़ क्या होती है। बाकी जो प्रश्न आएगा वो आप करिएगा। फिर संख्यावाची विशेषणों की रूप संरचना। तो देखिए इतना पढ़ा के इतना ज़्यादा तो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये सब वही है। फिर क्रिया आपको पता है, फिर क्रिया का प्रयोग भी शब्दों की रचना करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अब क्रिया किसे कहते हैं? तो किसी काम के करने या होने का जो भाव प्रकट होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई है। और क्रिया में क्या होता है? तो क्रिया में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, पक्ष, वृत्ति और वाच्य, ये सभी कोटियों का प्रभाव जो है वो क्रिया पर पड़ता है। और क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो इसको हम धातु कहते हैं। तो धातु जो है क्रिया का वह मूल अंश है जिसका कोई प्रत्यय नहीं लगा होता। धातु में ही प्रत्यय लगते हैं। तो और इनकी संख्याओं की बात करें तो ये 22 से 28 तक है। तो अब यहाँ पे चिन्ह देख सकते हैं। क्रिया की पहचान: चलता, खाता, चलती, खाती, चलते, खाते, चलना, खाना, खाया, चला, ये सारी चीज़ें जो है क्रिया के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसके बाद बताए तो अन्य शब्द रूपों की रूप रचना। तो अन्य शब्द कैसे हैं? जैसे कि प्रश्नवाचक, ठीक है। तो हिंदी में मूलतः संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण क्रिया शब्दों के ही रूप बनते हैं। तो यहाँ पे इतनी ही चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। और इसके बाद अगर बात करें तो देखिए प्रश्नवाचक शब्द इसमें आते हैं जिसमें क्या, कौन, कैसे, फिर परिसर्ग में का, के, की, रा, रे, री, ये सब आते हैं। क्रिया विशेषण होता है जो क्रिया की विशेषता बताता, और क्रिया की विशेषता बताएगा तो वो क्रिया विशेषण हो गया, जिसमें यहाँ से यहीं, वहाँ से वहीं, इस प्रकार के शब्द बनते हैं, यानी ही का योग किया जाता है। फिर सहायक क्रिया, यानी मुख्य क्रिया के अलावा कोई सहायक क्रिया हो, जैसे है, हैं, हो, हूँ, रूप भी बनते हैं, था, थे, थी। तो ये सारे जो है इनकी सहायक क्रिया है। तो इस प्रकार से जो है शब्द रूप रचना के अंतर्गत आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। तो कोई भी वाक्य जब बनता है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है? तो लिंग, वचन, कारक, पक्ष, तो इन सभी के वाच्य, इन सभी के आधार पर जो है रूप रचना की जाती है, वाक्य बनाए जाते हैं। और इसमें भी संज्ञा के आधार पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, तो इन सभी के आधार पर जो है पूरा का पूरा जो है वाक्य बनता है। तो यहाँ तक ये सभी चीज़ें हो गई। अब जो है इसमें प्रश्न रह गया कि किस प्रकार के प्रश्न इस पर आधारित होंगे। तो मैं आपको जल्द ही इन सभी टॉपिक्स पे, जो भी मैं आजकल करा रही हूँ, इन सभी टॉपिक्स पे मैं प्रश्न भी लेके आऊँगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।